नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में 10वीं उत्तीर्ण की बाध्यता सरकार खत्म करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित विधेयक विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। सरकार के इस कदम ने प्रतिपक्षी पार्टी भाजपा को यह कहने का मौका दे दिया है कि लोक कल्याणकारी फैसलों को नहीं पलटने का दावा करने वाली कांग्रेस सरकार आखिरकार पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों को शत्रुता की भावना से पलटने पर उतर आई है। चाहे वो 10वीं की बाध्यता का फैसला हो या मेयर के सीधे चुनाव का मामला। भाजपा का कहना है कि लोकहित में उनकी सरकार ने सुधार के लिए जो कदम बढ़ाए थे उन्हें फिर से पीछे खींचा जा रहा है, जिससे किसी का भी भला नहीं होने वाला है, बल्कि नुकसान ही होगा। उधर सरकार का कहना है कि सुधार की प्रक्रिया ऊपर से शुरू होनी चाहिए, नीचे से नहीं। ये पहले संसद में, विधानसभाओं में हो, तब इसको स्थानीय चुनाव में लागू करना तर्कसंगत लगता है। इसको लेकर बहस छिड़ गई है और आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले चर्चा के बिंदु। स्थानीय निकायों में अशिक्षित भी लड़ सकेंगे चुनाव। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 सदन में हुआ पेश। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सदन में रखा विधेयक। पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान हटाने का विधेयक सदन में पेश। इस बदलाव के जरिए सभी को समान अवसर देना चाहती है सरकार। सरकार का मत है अशिक्षित होना लोकतंत्र में अयोग्यता नहीं हो सकता। लोकतंत्र में सभी को समान अवसर देने की कवायद के तहत सरकार का फैसला। दिसंबर 2014 में वसुंधरा सरकार ने निकाय चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अलका गुर्जर हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ आज, और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में। बहुत स्वागत है आप सभी का। अलका जी, आपकी बहुमत की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की, आपने अपने हिसाब से फैसले लिए। अब इनकी सरकार है, वो भी बहुमत की सरकार है, ये अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। तो इस तरह की हाय तौबा इनके फैसलों पर क्यों? देखिए जेपी जी, गवर्नमेंट के फैसले तर्क संगत हो तो कोई हाय तौबा नहीं होती है जी। ये एक तरह से मैं अगर कहूं कि प्रतिगामी कदम है। आज डिजिटल इंडिया का समय है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, एजुकेशन मेन आवश्यकता है। और लोकल गवर्नमेंट्स में, लोकल सेल्फ में हमने गवर्नमेंट जो प्रोविजन किया था उसका कारण ये था कि अगर ये रहेगा तो जो डायरेक्ट ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं अब बीच में छन के नहीं आती है, डायरेक्ट उनकी योजना सीधी सरपंचों के पास पहुंचती है, उनका जो फंड है वो उनके पास पहुंचता है। तो जब तक उन लोगों को जानकारी नहीं होगी, सरपंचों को, प्रधानों को, प्रमुखों को इन योजनाओं की जानकारी नहीं हो, इससे बेनिफिट कौन लोग हो सकते हैं उनकी जानकारी नहीं हो, एजुकेशन नहीं होगी, तो निश्चित रूप से सरकारी बाबुओं का राज रहेगा और एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कदम है। आप देखिए 94 में भी जब ये गबन के मामले आए थे, सरपंचों से गबन पे वसूली पे, आपको जानकर आश्चर्य होगा 60% सरपंचों को ये पता नहीं था कि किस चीज की राशि वसूली जा रही है, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं थी। ऑफिसर्स जो वहां होते थे वो उनसे कागजों पे दस्तखत करा लेते थे। तो इस तरह के काम जो बिल्कुल ही हमारी जो मूल भावना है ग्रामीण विकास की, उसके खिलाफ है। और मैं समझती हूँ कि इस मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, राजवल्लभ वर्सेस हरियाणा गवर्नमेंट ने जब ये एजुकेशन का लागू किया था राइडर, उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि बहुत जरूरी है आज के समय में हमारी जो आम जनता है वो इन प्रतिनिधियों को रोल मॉडल के रूप में देखती है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है और ये प्रगतिशील कदम था हमारी सरकार को, जिसको रोल बैक कर दिया है कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए। क्योंकि आप इतिहास देख लीजिए, जहां जहां पिछड़ापन है वहां वहां कांग्रेस आगे आती है, क्योंकि कांग्रेस ने जनता को हमेशा ये सोचा है कि वो पिछड़ी रहे, पीछे रहे, विकास नहीं पहुंचे, योजनाएं नहीं पहुंचे, जानकारियां उन तक नहीं पहुंचे, ताकि कांग्रेस का राज बना रहे। तो मैं बोलती हूँ, सब निश्चित रूप से कहना चाहूंगी, बहुत गलत कदम है। और कोई सी भी सरकार हो हमेशा ये चाहेगी कि जनता का भला हो, जनता समाज का विकास हो। और कांग्रेस की ये जो सोच है, इस सोच का निश्चित रूप से हम विरोध करते हैं। स्वर्णिम जी, कैसे ये लोक कल्याणकारी फैसला है, कैसे ये समाज को पीछे नहीं ले जाने वाला फैसला है? देखिए जेपी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अलका जी ने भी कहा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं ये पिछड़े हुए हैं। हाँ। तो हम भी यही कह रहे हैं, पिछड़े हुए हैं। और अभी कुछ समय पहले तक जब हम आकलन करते थे और आपस में कंपैरिजन करते थे तो हम साक्षर और निरक्षर के रूप में करते थे। मैट्रिक पास या नॉन मैट्रिक के रूप में अभी कंपैरिजन करना भी शुरू हमारे देश में हुआ नहीं है।
इसके अलावा आप देखेंगे जितने भी ये सदन है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा है, यहाँ पे वो व्यक्ति बैठते हैं, इनके सदस्य जो न सिर्फ नीति निर्धारण करते हैं, कानून बनाते हैं, इसके अलावा संविधान संशोधन जैसी भी कार्रवाई यहाँ पे होती है। और ये जो सदस्य जिनके द्वारा ये कार्रवाई की जाती है, वहां तो आपने कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कोई बाध्यता कर नहीं रखी है। वहां तो आपके जो है आज केंद्रीय मंत्री भी कई हैं जो मैट्रिक पास नहीं है। नहीं, आपने का क्या मतलब, आपकी भी तो सरकार रही है ना 70 साल। मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि जब देश का विकास हो रहा है और आज इतना पिछड़ापन है, जब देश में ग्रामीण, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में वहां पे, और राजस्थान की यदि आप देखें तो अभी सबसे पहले जो एक जो सरकार की प्राथमिकता थी, पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, वो लिटरेसी मिशन के द्वारा लिटरेट करने का काम किया। और आप ये देखेंगे जो वहां पे अधिकांश बच्चे जो पढ़े, 10th पास की, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, वो अपने कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। और जो आज तक ग्रामीण क्षेत्र में, जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां पे मौजूद हैं और उनको पता है हमारे क्षेत्र में विकास की क्या आवश्यकता है, और ग्राम सभाओं के द्वारा चुने जाते हैं और सारे फैसले भी जो होते हैं कि कौन सी योजना यहाँ लागू होनी है, इसके क्या बिल पास होने, ये ग्राम सभाओं में निर्धारित होते हैं। वहां पे अगर वो वहां का रहने वाला व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, कोई बाहर से बुला करके अगर वहां चुनाव लड़ाए जाए सरपंचों के, तो इससे बुरी बात और दुर्भाग्य उस क्षेत्र का नहीं हो सकता। आज भी हम कहते हैं कि आप देखेंगे पिछली बार जब चुनाव हुए थे, आपने ये एक बाध्यता लागू की थी, तो हमने कोई द्वेष की पूर्ण कार्रवाई करते हुए इसको रोल बैक नहीं किया है। हमने उस वक्त भी विरोध किया था और हमने कहा था कि आप सबसे पहले इस पे जनमत लीजिए, आप जाकर के देखिए जितने भी सरपंच और ये चुने गए, कई गांवों में, कई स्थानों पर ऐसी स्थिति आ गई कि वहां पे गांव में कोई चुनाव लड़ाने वाला नहीं था उनके पास, बाहर से बुला बुला करके लोग जो है चुनाव लड़ाए गए या लोगों ने लड़ा जा करके। लेकिन जहां आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो खुद स्वयं खेती करते हैं, अलग अलग जो है अपने स्किल के कारण जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि वो 10वीं पास हो, लेकिन उसको पता है कि उसको अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने गांव में, और अपने जो कहना चाहिए जिला परिषद का अगर क्षेत्र है तो उसमें उनको पता है क्या काम करने हैं, और उनके द्वारा यदि काम किए जाएंगे तो ही विकास होगा। यदि बाहर से आयातित किसी व्यक्ति को बुला करके चुनाव लड़ा करके कराए जाए तो इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से लोगों ने बाध्यता के चलते ही सही, लेकिन लोगों को पढ़ना लिखना तो पड़ रहा था, ये तो मानेंगे ना। अब आप वैसे पढ़ाने के लिए प्रेरित करने के हिसाब से अनौपचारिक शिक्षा चला चुके हैं, प्रौढ़ शिक्षा चला चुके हैं, उसके बाद में साक्षरता, उत्तर साक्षरता, सर्व शिक्षा अभियान, सब कुछ चल रहा है। लेकिन उसने शायद उतना असर नहीं डाला होगा जितना आदमी जब मजबूर हो जाता है कि अब तो मुझे ये करना ही करना होगा। इस लिहाज से लोगों को पढ़ना लिखना पड़ रहा था, जिनको पढ़ रहा था उनको भी नहीं पड़ेगा, अब वो भी छोड़ देंगे। देखिए ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई की जो बात है, जो अभी शिक्षा ले रहे हैं जो छात्र हैं वो तो लेते ही रहेंगे। इस कारण से नहीं है कि अब सरपंच बनने के लिए शिक्षा ले रहे हैं, आगे वाले ले ना ले, आगे नहीं। और लेकिन जो 40-45 वर्ष की आयु में पहुंच चुके हैं और जो खास करके महिलाएं हैं, उन महिलाओं को यदि यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, वहां पे बड़ी दिक्कत होने वाली है कि हमारा जो देश है वहां प्रगतिशील जो कदम है वो भी कानूनी बाध्यता के बिना अमली जामा नहीं पहनाए जा सकते। जैसे दलितों की स्थिति सुधारने के लिए आपने अपीलें ही क्यों नहीं कर ली, आरक्षण क्यों दिया उनको, दिया ना आपने। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आप महिला आरक्षण विधेयक क्यों ला रहे हैं? बिना महिला आरक्षण विधेयक के भी तो आप तो कम से कम 33% महिलाओं को टिकट दे सकते थे, नहीं दिए ना आपने, इन्होंने भी नहीं दिए। तो हमारा देश, हमारे देश की मानसिकता, जिसमें मैं भी हूं, आप भी हैं और 125 करोड़ लोग हैं, वो ये मान करके चलते हैं कि जब तक 500 रुपए का जुर्माना नहीं होगा तब तक हेलमेट नहीं पहनेंगे, जब तक बाध्यता नहीं होगी तब तक हम पढ़ें तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, कोई खास बात नहीं है। तो कम से कम उस मानसिकता से मुकाबला करने के लिए ये एक बेहतर हथियार हाथ में था कि नहीं, जिसको हम खोने जा रहे हैं। देखिए ये हथियार नहीं है, क्योंकि आप लोकतंत्र में हथियार लेकर के किसी को बात नहीं कर सकते। की जगह आप अपनी समझ से कोई दूसरा शब्द चुनिए। मैं यही बता रहा हूं, मैंने कहा उसको आप समझ गए, 1.25 करोड़ लोग हैं, भावना को समझ गए। देखिए 1.25 करोड़ यदि लोग हैं तो 1.25 करोड़ लोगों का पहले एक विकास होना चाहिए सतत, उस हिसाब से। और ये 10वीं की बाध्यता जो आप कह रहे हैं, विकास हुआ है, साक्षर हुए, पहले साक्षरता जो है केवल 20% थी, 30% के बाद जो है आप आज देखेंगे साक्षरता बढ़ी है। लेकिन एकदम से आप जो है एक निर्णय लेकर के सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अब हमारे जो है, जब आपके पास ये आंकड़ा है, डेटा है कि आज 10वीं पास जो लोग हैं गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रह रहे हैं और रूरल एरिया में हैं, उनके आप खास करके महिलाएं वो 10वीं पास हो, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे
पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में जरूरी नहीं कि वो 10वीं पास ही करें, क्योंकि एक समय के बाद में यदि किसान है वो खेती में लग जाता है, कोई बढ़ई है वो अपने काम में लग जाता है और दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं साक्षर होने के पश्चात। इतनी साक्षरता उन्होंने ली कि वो अपना काम कर सकें, बैंकिंग कर सकें और अपने रुपए गिन सकें, अपने लिए जो है एक नीति बना सकें और आगे जो अपने भविष्य के लिए करें। लेकिन एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, एजुकेशन की जरूरत है तो आपकी सरकार है, आप सबसे पहले जो है पार्लियामेंट में बिल पास करिए। आप क्यों नहीं करते हैं? आपके यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी एजुकेशन की पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले आप पार्लियामेंट्री जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, तो उसके लिए जब आप एजुकेशन की बाध्यता नहीं रखते हैं तो यहाँ पे जो निचले स्तर पे जो हमारे ये काम ऊपर के स्तर से क्यों नहीं शुरुआत करते? जवाब जिनकी नीति भी आप बनाते हैं और उनको कार्यक्रम भी आप देते हैं। ठीक है सर, वो जवाब दे रही है, मैं जवाब दे रही हूँ ना। बोलिए। देखिए ये जो ऊपर के स्तर की बात कर रहे हैं निश्चित रूप से वो भी होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं इसका, लेकिन इतने साल तक ये राज्य में रहे, इन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की। बहुत सोचने का विषय है ये। जहां तक आप सांसदों और एमएलए की बात करते हैं, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास नहीं है, वो नीति निर्माता है, वो सही है, वो विचार करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट उनका किसी से संपर्क नहीं रहता है। जहां प्रधान है, सरपंच है, डायरेक्ट योजनाएं इनके पास आती हैं, इनके साइन से चेक्स आते हैं। तो नहीं पढ़े, नहीं, वहां भी होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए। लेकिन जो अच्छी शुरुआत हमने की है, जो अच्छी शुरुआत हमने की है, उसको आप प्रतिगाम मतलब विपरीत दिशा में क्यों लेके जा रहे हैं? जो विकास की शुरुआत हमने की, आज आप देखिए एजुकेशन का, जैसा अभी जेपी जी ने कहा, एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है। 26वें स्थान से राजस्थान सेकंड स्थान पे आ गया है। इसमें बहुत कुछ योगदान इसका भी है। आप कह रहे हैं बाहर से आयातित करके लाते हैं, बिल्कुल कोई आयातित होके नहीं आता है। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे आज मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गांव के विकास के बारे में सोच रहे हैं। और आप तो राजीव गांधी जी का जो कथन था 100 में से 15 पैसे आते हैं, उसकी सुधारने की शुरुआत हमने की थी। आप तो पुनः 100 में से 15 रुपए ही वहां पहुंचाने की गुंजाइश की तरफ जा रहे हैं। तो आप आगे बढ़ने की तरफ सोचिए ना। एजुकेशन आज की आवश्यकता है। आपने 70 साल के इतिहास में नहीं सोचा, हम इस बारे में सोच रहे हैं, तो कम से कम इसको बढ़ने तो दीजिए आगे। पार्लियामेंट में सरकार है। ये जो कहा जा रहा है कि जिस तरह की कानूनी बाध्यताओं के जरिए हमने दूसरे सुधार देश पर लागू किए, बाध्य किया लोगों को और सुधार आया भी, उसी तरह का एक सुधार ये हो सकता था, लेकिन हम उससे भटक रहे हैं। क्या ये बात मानते हैं आप? सही। देखिए, जो अधिकार है, हम अब तक हमारी जो बहस है वो ये है कि शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायतों के अंदर जो नियुक्ति जो चुने जाते हैं, तो ये शिक्षा का अधिकार जो है इसकी मांग क्यों नहीं होती है? और शिक्षा जो है वो हमेशा काम आती है, हर जगह काम आती है। लेकिन आपने जो नियम बदले, जो नई सरकार ने आकर के नियम बदल दिए, उससे सीधा एक मैसेज जाता है कि साहब शिक्षा का कोई महत्व नहीं। शिक्षा का महत्व नहीं है, ये तो राजनीति का हिस्सा है। जो ग्रामीण जो पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं और ये राजनीति है। इसमें इस तरह से विधायक के लिए कोई शिक्षा का या उस सांसद बनने के लिए शिक्षा का की अनिवार्यता नहीं है, उस तरह से पंचायती राज के चुनाव में भी नहीं होती। ये हमें कहाँ ले जाएगा? ये हम देश को कहाँ ले जाएगा? हमारे शिक्षा का आधार ही नहीं माना जाएगा। आप इतना पैसा आने लग गया है पंचायती राज के अंदर, उसमें अगर जो उसके क्रियान्वयन करेंगे, जो नियम जो योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे या योजना बनाएंगे, उनको शिक्षा के अभाव में वो कहाँ मात खाते हैं और कैसे अधिकारी या दूसरे लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। और अगर शिक्षित होते तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। मतलब प्रतिगामी कदम है ये। तब उन्हें सोचना पड़ता है। आप देखिए, जब कई ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वो निकलती है, मांग निकलती है सरकार से, उसने कहा कि न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी पास होना है। उसमें लोग जो अप्लाई करते हैं, पीएचडी तक के लोग अप्लाई करते हैं, एमए भी करते, कहीं वो उसमें आपने लिखा है कि अति शिक्षित व्यक्ति उसकी वो इस नौकरी के लिए उसका पात्र नहीं होगा। ऐसी तो कहीं नहीं। वो तो ये कहते हैं कि साहब हमारी तो न्यूनतम योग्यता ये है कि हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए। एमए वाला भी कर सकता है, पीएचडी वाला भी कर सकता है, और करते भी हैं। एमए वाले बेचारे एमए जो पास होते हैं वो
चपरासी की नौकरी ढूंढते रहते। उस वक्त तो आपने बाध्यता नहीं रखी कि साहब आप ओवर क्वालिफाइड हो, अशिक्षित हो और आप वहां बैठ करके काम नहीं करोगे, आपको एक मानसिकता, ये शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसे समझना चाहिए। ठीक बात है। अगर ये जनहित का फैसला नहीं है तो जनता भी इसको समझती होगी। अलका गुर्जर जी, तो फिर क्या मकसद हो सकता है? अगर ये जनता के खिलाफ है तो जनता फिर कांग्रेस ऐसी रिस्क क्यों लेने जा रही है? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी फायदा देख रहे हैं इसमें। किस तरह का सियासी फायदा देख रहे हैं? देखिए जेपी जी, सबसे पहले तो भंडारी जी ने जो कहा उसका मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि शिक्षा राजनीति का विषय नहीं है। हाँ। ये हमारे देश के विकास का प्रश्न है। हाँ। और सरकार इस तरफ इसलिए जा रही है कि कांग्रेस को वोट बैंक बनाने की और इसमें हर चीज में राजनीति देखने की आदत हो गई। आपके लोग कौन से नाराज होंगे? आपके कौन से सारे 10वीं पास हैं? नहीं, सारे आपके भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो इस क्लॉज के चलते आ रहे होंगे, लेकिन हमने फिर भी एक ऐसा कदम प्रगतिशील उठाया ना कि जिससे आम जन शिक्षित हो। और जब शिक्षित होंगे, आप देखिए जेपी जी, ये जो लोग हुआ करते हैं, मुझे समझाइए, ये रोल मॉडल भी होते हैं। ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब मुझे ये समझाइए कि इस मामले में कांग्रेस ने जो फैसला लिया उसको आप कह रही हैं कि प्रतिगामी फैसला है। 2002 में कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी 2 से ज्यादा संतान होने पर पदोन्नति रोक दी जाएगी और शायद तीसरी संतान पर या चौथी संतान पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। यह भी फैसला था। इस फैसले को आपने बदल दिया अभी 2018 में। लोकसभा जो उपचुनाव हुए थे अजमेर और अलवर के, उनकी हार के बाद, तो क्या ये लोक लुभावन फैसला नहीं था? क्या ये प्रतिगामी कदम नहीं था? जनसंख्या वृद्धि से, जनसंख्या विस्फोट से ज्यादा कोई बड़ी समस्या है देश में? देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं ये। निश्चित तौर पर अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के उदाहरण है। नहीं, एक दूसरे के उदाहरण इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो पॉपुलेशन का जब एजुकेटेड बंदा होगा तो वो अपने हिसाब से सोचेगा। आज आप जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, आप देख लीजिए, 2 बच्चों से ज्यादा उनके नहीं है। लेकिन एजुकेशन और समझ और ये सारी चीजें नहीं होंगी तो निश्चित रूप से एक पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन होगा वो भी होगा। और बाकी जो हम सुधार की बात कर रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं डायरेक्ट गांवों की तरफ जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि हमारे जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे नहीं होंगे। और कांग्रेस वोट बैंक के लिए कि ताकि ये लोग पिछड़े ही रहे, और पिछड़े आपने देखा होगा शहरों में हम जीतते हैं जेपी जी, शहरों में हम जीतते हैं क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं। और गांव के जो पॉकेट्स होती है ज्यादातर जगह कांग्रेस, वहां हमारा प्रतिशत फिर भी कम रहता है। उसका मेन कारण ये है कि ऐसी पॉकेट्स बना के रखते हैं कि विकास नहीं हो और लोगों को सिर्फ झुंझुना पड़ा, इसीलिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं क्योंकि विकास और गांव समाज को आगे बढ़ाने में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनका ग्रामीण क्षेत्रों में आपका प्रभाव नहीं है। चलो ये तो माना आपने, हमारा अगर वोट बैंक आपका होता, लेकिन आप वोट बैंक की बात करते हैं, आप बताइए ट्राइबल एरिया में, दलित एरिया में, और जहाँ पे एक बात का जवाब और दे दीजिए, एक बात का जवाब और दे दीजिए अलका जी। चलिए, ये तो बहुत खूबसूरती से आपने जोड़ दिया, शिक्षा के साथ जागृति आ जाएगी तो जनसंख्या बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन आपने पिछले साल के आखिरी महीनों में, यानी 2017 के आखिरी महीनों में आपने ऐलान किया था कि ये जो 5 डेज वीक किया था हमने पिछली बार, आप ही ने किया था, हम उसको वापस लेंगे क्योंकि सप्ताह असल में 4.5 दिन का ही रह गया, बल्कि 4 दिन का ही रह गया। शुक्रवार दोपहर में लोग गायब हो जाते हैं और सोमवार की दोपहर तक आते हैं। इसको लागू करने की हिम्मत आप क्यों नहीं दिखा पाए? क्योंकि 10,000 मंत्रालय कर्मचारी जो हैं, बल्कि उससे ज्यादा हैं, उनके टूट जाने का खतरा आपको था। आपने अनिवार्य संतान की जो बाध्यता है अधिकतम संतान की, उसको आपने इंप्लीमेंट करने का फैसला कर लिया, उसकी हिम्मत आपने दिखा दी। तो क्यों नहीं ये मान करके चला जाए कि वोट बैंक की अहमियत जितनी कांग्रेस को समझ आती है उतनी गहरी समझ आप में भी है वोट बैंक को लेकर? देखिए जेपी जी, हम राजनीतिक पार्टियां हैं, निश्चित रूप से ये जो चुनाव है ये हमारी आवश्यकता है और हम जनता के फैसले उस हिसाब से करते हैं। लेकिन एक होता है लोक लुभावन फैसला करना और जिससे जनता का कोई फायदा नहीं हो। हमने हमेशा इस तरह के फैसले किए जिससे जनमानस के मन में भी उतरे और जनता को उससे फायदा भी हो। ये जो 5 डेज वीक की आप बात कर रहे हैं, ये सेंटर और राज्यों में एक रूपता हो उस हिसाब से था। कुछ परेशानियां, हम जब भी नई चीज लागू करते हैं कुछ ना कुछ परेशानियां होती है। ऑफिसर्स में शुरू में ये था कि वो 10 to 5 ही आते थे, लेकिन अब राज्य में समानता नहीं ला सकते। अब आप केंद्र के कितने से महकमे हैं जिनसे लोगों को काम पड़ता है। थंब इंप्रेशन वाला हो गया है, तो उसके बाद काफी कुछ 9 बजे ऑफिस चालू होने लगे हैं। तमाम काम है जो राज्य सरकार के महकमों से संबंधित होते हैं, उनको आप केंद्र के जो लिमिटेड महकमे हैं उनसे कैसे हम उसकी तुलना कर सकते हैं? दोनों के अलग अलग दायरे हैं। प्रकाश भंडारी जी, आखिरी सवाल मेरा, और 1 मिनट का समय मेरे पास, जवाब दीजिएगा। ये जो सरकारों के बदलने के साथ, चाहे भाजपा की सरकार बदल के कांग्रेस की आए, चाहे कांग्रेस की सरकार बदल के भाजपा की आए,
फैसले बदलने की, नीतियां बदलने की जो परंपरा सी चल पड़ी है, और न केवल राजस्थान में बल्कि करीब करीब पूरे देश में और केंद्र के स्तर पर भी, ये कितने बड़े खतरे के रूप में देखते हैं आप? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, फैसले अगर बहुत ही गलत हो, किसी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे नियम कायदे बना लिए तो उसको सिर्फ उसका लाभ, राजनीतिक लाभ उसे मिलता रहे, समाज को उसका लाभ ना मिले, और ऐसे फैसले अगर लेती, जो सरकारें आती रहेंगी और इस तरह के फैसले जेपी साहब होते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे फैसले सीधे राजनीति को प्रभावित करते हैं, तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए पार्टियां करेंगी, लेकिन उस पर अंकुश जो है वो समाज ही लगा सकता है। ठीक बात है, समाज ही लगा सकता है। अगर कांग्रेस ने शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त की है तो इसका प्रतिफल, उसका एक सजा देनी चाहिए, वो समाज को देनी चाहिए कि आपने शिक्षा के आधार को समाप्त कर दिया। और सजा की भी बात नहीं करें तो कम से कम समाज ये संदेश तो दे ही सकता है, हाँ, केवल तो शिक्षित लोगों को आगे लाकर, अनपढ़ लोगों को नहीं चुने, अनपढ़ लोगों को खारिज करके। सही बात है, ठीक है। अनपढ़ लोगों को न चुने समाज, तो अपने आप समझ में आ जाएगी, इनके भी समझ में आएगी, और इनके बाद कोई सरकार आएगी तो उनको भी समझ आएगी, और उसके बाद कोई सरकार आएगी तो फिर समझ आएगी। ठीक बात है, तो ये तो समाज ही कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात। तो शिक्षा का महत्व है, उसे राजनीति से जोड़ना बहुत बड़ा पाप है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।